हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आपका वेलकम है। आज हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पार्ट 2 की वीडियो के अंदर जो हमने राइट टू सेटअप अ मैट्रिमोनियल होम का टॉपिक डिस्कस किया था, उसी पर हम एक मॉडल आंसर आज डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने जैसे नॉर्मली हम थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन पुट करते हैं, आज हमने कुछ डिफरेंट किया है। आज हम आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दे रहे हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जुडिशरी में बहुत आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं यूपी, एमपी, बिहार जुडिशरी में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम एक फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं और एक जजमेंट बेस्ड आंसर कैसे लिखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन पे, वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रमेश, a very rich industrialist, married Rohini, multinational executive, drawing a salary of rupees 45,000 per month. After marriage, Ramesh requested Rohini to resign her job at Delhi and stay with him at Meerut and help him in his business. Rohini refused to resign and continued to stay in Delhi and also insisted that Ramesh should be shifted to Delhi. Ramesh filed a suit for restitution of conjugal rights against Rohini. Decide. जर्नली जो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह की फैक्चुअल सिचुएशन देते हैं और लास्ट में आपको एक डिसाइड वर्ड बोल के छोड़ जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपसे जजमेंट ही मांग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए और जजमेंट इन जर्नल कैसे लिखी जाए। और जो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इस टॉपिक पर एक थ्योरेटिकल आंसर चाह रहे हैं, तो वो भी बस एक चीज़ को छोड़कर बाकी सब चीज़ लिख सकते हैं या फिर उस चीज़ को भी इंक्लूड कर दे तो उनके आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी। और अच्छा है वो अगर जजमेंट बेस्ड आंसर वो भी अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है इशू ऑफ फैक्ट, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और अगर इशू ऑफ फैक्ट की बात करें तो वो जजमेंट जो लोग लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जुडिशल सर्विसेज के, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो एग्ज़ामिनर है वो वहीं से पहचान जाता है कि आपको क्या क्वेश्चन समझ भी आया है नहीं, अगर आपने फैक्ट करेक्ट ड्रॉ किया है या नहीं। तो चलिए, अब आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा और जिन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में राइट टू सेटअप अ मैट्रिमोनियल होम का लेक्चर सुना है, वो ये क्वेश्चन देखते ही पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड है। तो अब इस केस में आप आंसर मतलब जजमेंट की कैसे शुरुआत करेंगे अपनी, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इशू ऑफ फैक्ट लिखेंगे। सिविल केसेस में हम इशू ऑफ फैक्ट लिखते हैं और क्रिमिनल केसेस में हम फैक्ट एंड इशू लिखते हैं। तो एक सिविल केस है, सिविल केस में हम इशू ऑफ फैक्ट लिखेंगे। इशू ऑफ फैक्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पता लग जाता है कि मुद्दा क्या है। इशू ऑफ फैक्ट को हम मुद्दा बोल सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन, जो लड़ाई का मुद्दा है, वो है कि वेदर in the present case Ramesh is entitled to get decree of restitution of conjugal rights against his wife Rohini or not। तो आपको यही इशू ऑफ फैक्ट एज इट इज़ लिखना है, सिंपल, कंसाइज, प्रिसाइज फॉर्म में। अगर आपका इशू ऑफ फैक्ट ही गलत है तो मोस्टली एग्जामिनर आंसर फर्दर चेक करना बंद कर देते हैं। पर अगर आपका इशू ऑफ फैक्ट ही सही है तो कई बार एग्जामिनर पहले ही एक फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि एक्स स्टूडेंट को नॉलेज है इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की। तो आपको इशू ऑफ फैक्ट बहुत ही ध्यान से फ्रेम करना है। चलिए, अब इशू ऑफ फैक्ट हमारा फ्रेम हो गया, इसके आगे हम कैसे आंसर को प्रोसीड करेंगे, अपनी जजमेंट को प्रोसीड करेंगे, वो देखते हैं। फिर हम फर्दर मैरिज इन जनरल को डिस्कस करेंगे कि मैरिज क्या होती है, एक कंसाइज वे में कि मैरिज आपको कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देती है और कुछ ड्यूटीज़ देती है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हम बताएंगे कि हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपना प्रोफेशन, अपनी ऑक्यूपेशन, अपना वे ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड चूज़ कर सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड से रिलेटेड है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस फंडामेंटल राइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और हम ये बताएंगे कि ये राइट जो है, फंडामेंटल राइट, बोथ मैन एंड वेमेन दोनों को अवेलेबल है। तो हम बेसिकली अपनी जजमेंट में एक बेस बना रहे हैं, फ़िलहाल अपने आंसर में एक बेस बना रहे हैं। तो हमने अब बेस तो तैयार कर लिया, इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सेटअप करके जाएंगे कि हम बताएंगे अगर ये अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड जो बोथ मैन एंड वेमेन को फंडामेंटल राइट गिवन है और
मैरिज की जो कुछ ऑब्लिगेशंस है, इनके बीच में अगर कुछ टकराव, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कुछ लॉ में गिवन है या नहीं। हमारा इशारा सेक्शन 9 की तरफ है, वही हमारी प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन है। तो हम जो लॉ एप्लीकेबल है, इशू ऑफ फैक्ट के बाद जो लॉ एप्लीकेबल है उसको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे हमारा लॉ एप्लीकेबल सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 को हम एज इट इज़ बेयर एक्ट से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम एक बड़ी सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि इफ़ एनी स्पाउस वेदर हस्बैंड और वाइफ फेल्स टू परफॉर्म हिज और हर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस एंड हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, देन द एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ पिटिशन इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बड़ी सरल भाषा में हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के प्रोविजन को यहाँ रख दिया। उसके बाद हम इसी लॉ के बाद एक सिचुएशन पुट करेंगे कि अगर एक वाइफ कहीं काम कर रही है और हस्बैंड से दूर रह रही है, तो क्या उसे ये मानेंगे कि हम शी इज़ गिल्टी ऑफ डिजर्टिंग हर हस्बैंड, और क्या ऐसी केस में आम तौर से, सीधे तौर से, क्या हस्बैंड को एक डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कॉन्फर कर देगा कोर्ट। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करते हुए सब्सटैंशिएट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो आपको अब बताते हैं। हम इसको सब्सटैंशिएट करेंगे किसी लॉ के बलबूते पे। अब सिंस हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑलरेडी सेक्शन 9 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो सब्सटैंशिएट करने का बेस्ट तरीका जो है सिविल लॉ में वो होते हैं केस लॉज। आपका क्रिमिनल लॉ में आप एविडेंसेस को लीड कर करके ये एविडेंस वो एविडेंस ऐसे शो कर करके आप कोई अपना चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हो कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। सिविल लॉ में बेस्ट तरीका जो आपका इस्टेब्लिश करने का अपने केस को है वो है केस लॉज। अगर आपके पास कोई प्रेसिडेंट है, तो हमारे पास ऐसे सिनारियो में जहाँ वाइफ को फोर्स किया गया अपनी जॉब लीव करने के लिए, अदरवाइज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ले ली गई है कोर्ट में, ऐसे केसेस में, ऐसे सिनारियो में हमारे पास बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हीं को रीआइटरेट करके हम अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करेंगे। तो पहले हम जो कंजर्वेटिव व्यू है, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप समझ रहे होंगे, जो कंजर्वेटिव व्यू है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री देने का ऐसे केसेस में, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास आया था तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह में, या और कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश में। इसके इन दोनों केसेस के फैक्ट्स हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में समझा चुके हैं। तो हम ये बताएंगे एक कि इन जजमेंट्स में ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा था। हाई कोर्ट ने बोला था कि वाइफ कैनॉट स्टे अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड इफ फॉर जॉब शी रिसाइड्स एट अनदर प्लेस, देन शी हैज़ टू लीव हर जॉब एंड लिव विद हर हस्बैंड इन द मैट्रिमोनियल होम। तो अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, मैट्रिमोनियल राइट्स प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो आपकी जो फंडामेंटल राइट वाइफ को थी टू वर्क, टू हैव एन ऑक्यूपेशन और टू अर्न अ लाइवलीहुड बाय वर्किंग एट एनी प्लेस, उस पर आपकी मैट्रिमोनियल राइट्स प्रिवेल करेंगी। जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है वाइफ को अपने हस्बैंड के प्रति, वो प्रिवेल करेंगी। ये व्यू लिया गया था इन केसेस में। पर फर्दर हम इसको डिनाई करेंगे और इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक और जजमेंट के द्वारा। फर्दर हम अपना आंसर सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, वो है दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। आपने ये भी पढ़ रखी है कॉन्सेप्ट क्लास में, जो है स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा प्रोग्रेसिव व्यू लिया था। कोर्ट ने बोला था कि जो मैट्रिमोनियल होम है वो डिटरमिन हस्बैंड, वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, ये सर्कमस्टांसेस डिटरमिन करेंगे, ना कि जेंडर। अगर सर्कमस्टांसेस इक्वली फेवर करते हैं हस्बैंड को और वाइफ को, तो ऐसे केस में कोई भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री नहीं ले सकता। तो कोर्ट का कहने का ये मतलब था कि जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों ही वेल प्लेस्ड अपनी अपनी जॉब्स में, और दोनों इंडिविजुअली अपना काम डिफरेंट सिटीज़ या अलग अलग लोकेशन में कर रहे हैं, तो वहाँ कोई भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप अपनी जॉब छोड़ो और आओ घर में रहो। कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट्स एंड मैरिज डज नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी स्पाउस। और फाइनली हम इसे समराइज़ करें तो ये इस डिसीजन ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन को, और यहाँ हेल्ड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज प्रिवेल ओवर मैट्रिमोनियल राइट्स। तो ये हमने अपना आंसर सब्सटैंशिएट कर दिया। अब फाइनली जो हमारा लास्ट एलिमेंट है जजमेंट राइटिंग का, वो है हमारा डिसीजन। तो हम अपना डिसीजन लिखेंगे कि हम क्या जजमेंट, क्या डिक्री देना चाह रहे हैं ऐसे हस्बैंड को या नहीं, वो हम आगे बताएंगे। और डिसीजन में एग्जैक्टली हम डिसीजन पर नहीं पहुँचते हैं, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड देते हैं। जैसे हम बताएंगे कि रोहिणी इज़ अ वर्किंग लेडी और बिकॉज ऑफ हर जॉब शी हैज़ टू रिसाइड एट another place, but she has no intention of withdrawing from the society of the husband, and she wants to fulfill her matrimonial obligations and she is totally committed towards it. फर्दर हम बताएंगे कि इसमें रमेश एंड रोहिणी आर इक्वली बैलेंस्ड इन दिस सर्कमस्टांसेस, सो द राइट टू सेट अप अ मैट्रिमोनियल होम बिलोंग्स टू नाइदर, तो देयरफॉर रमेश's petition cannot be granted। ये हमारा डिसीजन है लास्ट में।
ये हमारा आंसर था जो आपके केस फैक्चुअल सिचुएशन तक जो सीमित बात है कि रमेश को डिग्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो हमने यहाँ बता दिया। आपको थोड़े से एक्स्ट्रा हल्के से 1-2 नंबर और स्कोर करने हैं तो आप एग्ज़ामिनर को बता दोगे, एग्ज़ामिनर को आप कन्वेयर कर रहे हो कि अगर मैं इन दोनों पार्टीज़ की जगह होता तो मैं एक और रेमेडी अवेल करता, वो क्या करता, तो उसका अब आप जिक्र कर रहे हो। ये अगर आप ना भी करो तब भी ठीक है, पर अगर कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि इन दोनों को रहना नहीं है एक दूसरे के साथ और देयर मैरिज इज़ टोटली ब्रोकन। तो इफ़ दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर और दे कैन डिसॉल्व देयर मैरिज, और ये दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट। तो ये था हमारा एक अटेम्प्ट आपको ये समझाने में कि एक जजमेंट कैसे लिखी जाती है अगर फैक्चुअल सिचुएशन आपके आगे आ जाए। इस जजमेंट की इस आंसर की आपको पीडीएफ चाहिए या इस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।